हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास का अपना नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, उत्तक। तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है और क्या क्या जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर काम करती है। आपने पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और एक कोशिकीय जीव अगर एक कोशिका से मिलकर बने हैं तो उनके जो सारे काम हैं, जैव प्रक्रम हैं, वो किसके द्वारा और कैसे संपन्न होते हैं। बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे आगे ही थोड़ा सा उस कोशिका का जिक्र करते हुए कि उत्तक क्या रहेगा। तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर अगर बात करें कि एक कोशिका ही होती है जो विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करती है, चाहे वो गति की क्रिया हो, चाहे वो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, परिवहन की क्रिया, परिसंचरण की क्रिया हो, तो ये सभी एक कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, तो वहां क्या होगा कि काम का विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंगों का उपयोग किया जाता है कि हमने अगर भोजन ग्रहण करना है तो उसके लिए हमारा जो अंग हैं वो अलग होंगे। अगर परिसंचरण करना है तो खाद्य पदार्थों को भिन्न भिन्न भागों तक लेके जाना है शरीर के, उसके लिए अलग अंग होंगे। अगर श्वास लेना है तो उसके अंग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन के लिए, विशिष्ट कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं का एक समूह तैयार रहता है, उस कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोल देंगे। कि उत्तक क्या होगा कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो पादप कोशिका के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और जंतु कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि उनमें क्या अंतर होता है, उनकी तुलना हमने देखी है, उनकी संरचना हमने पढ़ी है। इसी प्रकार अगर हम यहां बात करें कि क्या पादप उत्तक और जंतु उत्तक बराबर होते हैं, समान होते हैं या कुछ अंतर रहता है। हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। आपने पेड़ पौधों को देखा है, पादपों को देखा है कि जो पेड़ पौधा हम एक जगह लगाते हैं वो उसी जगह वृद्धि करता है, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ता, वो ऊपर की ओर गमन करता है। इसका मतलब उसके अंदर वृद्धि हो रही है, गति हो रही है। उसकी जड़ें भूमि के अंदर जा रही हैं, पहले बारीक जड़ें हैं, फिर वो मोटी जड़ें मूल में परिवर्तित होती है, तो वो वृद्धि वहां भी हो रही है। आप तना देखते हो, तना बारीक है, फिर वो फैलाव होता है, उसमें वो मोटा तना बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी वृद्धि होती है। इसका मतलब कोशिकाओं का समूह काम करता है पेड़ पौधों के अंदर भी, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में रहेगा ये भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पादपों के अंदर ऐसी कोशिकाओं का समूह बनेगा वो पादप उत्तक कहलाता है। जबकि जंतुओं को गति भी करनी पड़ती है, भोजन की तलाश में, आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उनके जो उत्तक रहेंगे वो अलग रहेंगे और अलग कार्य उनके द्वारा संपन्न होंगे। तो पेड़ पौधों की अगर बात की जाए तो पेड़ पौधों में एक ही जगह वृद्धि करने के साथ साथ उस पौधे को सहारा भी प्रदान करना जरूरी होता है। तो ये जो कोशिकाओं का समूह बनता है, ये जो उत्तक बनते हैं, ये पौधे को दृढ़ता भी प्रदान करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। भोजन या जल की बात करें, उसको भी पौधे के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचने में सहायक होते हैं। तो पहले हम आज के लेक्चर में अभी बात करते हैं पादप उत्तक के बारे में। अब आपने विर्चो सिद्धांत पढ़ा है, आपने कोशिका विभाजन पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। उसमें आपने देखा था कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं, या कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं बनती हैं, और इस तरह कोशिकाओं का समूह बनता चला जाता है, उसे उत्तक बोल देते हैं। तो बात करते हैं पहले जिसमें विभाजन होता है, उसे हम बोल देंगे विभज्योतक। यानी ऐसा उत्तक जो कोशिका के
विभाजन से बनता है। कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, उनका समूह बनता रहेगा और वो एक विशिष्ट कार्य को करती रहेंगी, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो आकार में या फिर आकृति में बदलाव हो, उसमें सहयोग रहेगा तो वो विभज्योतक के द्वारा होगा। दूसरा, जब कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, तो एक पूर्ण विशिष्ट कार्य को करने हेतु कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को खो देती हैं। अब जो विभाजन की क्षमता खोने के बाद कोशिकाओं का जो समूह बनेगा वो निर्माण करेगी स्थायी उत्तक का। स्थायी उत्तक इसलिए बोल दिया क्योंकि जो कोशिकाएं इस ग्रुप में जुड़ती हैं, इस समूह के साथ जुड़ती हैं, वो उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभज्योतक क्योंकि विभाजन की क्षमता रखती है कोशिका, इसलिए एक कोशिका विभाजित होकर आगे कोशिकाएं बनाती रहेंगी, आगे जो कोशिका बनेगी वो विभाजित होकर और आगे कोशिकाएं बनाएंगी, और ऐसे वो विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं वो उत्तक पादप की, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों की वृद्धि में सहायक रहेंगी। तो इसी में हम बात करते हैं शिरस्थ विभज्योतक की। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं वो हम चित्र के द्वारा भी आपको बताएंगे। दूसरा, अंतर्विष्ट, और तीसरा पार्श्व, या इसको कैम्बियम भी बोल देंगे। अब बात करते हैं शिरस्थ। शिरस्थ का मतलब जो सिरों पे होता है, जहां से वृद्धि शुरू होती है। अगर वो देखिए भाग की बात करें, तो ये जो भाग है शिरस्थ टिप जो होगी, और अगर भूमि के अंदर मृदा की बात करें तो ये जड़ है, तो इस जड़ के टिप पर और या फिर इस तने के टिप पर जहां से वृद्धि हो रही है, उस भाग में जो विभज्योतक होता है उसे शिरस्थ विभज्योतक बोलेंगे, शिरस्थ उत्तक बोलेंगे, जिससे पेड़ पौधे के अंदर लंबाई में वृद्धि होती है। अगर बिल्कुल संधियों की बात करें, जहां से ये संधि बनी हुई है, तो इन संधियों पे जो उत्तक होता है और जो इनकी वृद्धि में सहायक होता है उसे अंतर्विष्ट विभज्योतक बोल देंगे। जो साइड, ये जो तने की आकार में तने को बढ़ाने में सहयोग करता है, यहां जो होगा उसे पार्श्व या पार्श्व्य या कैम्बियम विभज्योतक बोल देंगे। तो मुख्य बात ये रहेगी कि जो विभज्योतक होता है वो पेड़ पौधे की लंबाई के साथ उसके आकार में, आकृति में वृद्धि में सहायक होता है। तो ये जड़ों में भी और तने में भी, शीर्ष में भी पाया जाता है, वो शिरस्थ हो जाएगा। जो तने के इस आवरण पे मिलेगा, जिससे तने के आकार में बढ़ोतरी हो रही है, वो पार्श्व हो जाएगा। जो संधियों पे मिलेगा वो अंतर्विष्ट विभज्योतक हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं सरल ये स्थायी उत्तक की, कि जो विभज्योतक के बाद जो कोशिकाएं बन रही हैं वो कोशिकाएं विभाजन की अक्षमता खो देती हैं। तो इस प्रकार जो उत्तक बनता है उसे स्थायी उत्तक कहते हैं। अब जो स्थायी उत्तक होगा, जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, जो परत होती है, उसके अंदर से शुरू जो भाग रहेगा वो स्थायी उत्तक होगा। और स्थायी उत्तक में हम दो प्रकार पढ़ेंगे, सरल स्थायी उत्तक और दूसरा रहेगा जटिल स्थायी उत्तक। तो इसमें बात करते हैं सरल स्थायी उत्तक की, कि जो सरल स्थायी उत्तक है वो कैसा है
और कौन कौन से भाग हैं और क्या पहचान होती है, कैसे पहचान करेंगे और क्या क्या काम करता है यह सरल स्थायी उत्तक। तो इस सरल स्थायी उत्तक के अंदर जो मुख्य रूप से उत्तक पाया जाता है उसकी बात करें, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, इस पैरेन्काइमा को दूसरा नाम बोला जाता है मृदुत्तक। दूसरा सरल उत्तक में होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को दूसरा नाम दिया जाता है स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक। तीसरा होता है इसी में स्क्लेरेन्काइमा, और इसको नाम बोल देते हैं दृढ़ोत्तक। तो ये नाम हो जाएंगे इनके कि कौन कौन से जो सरल स्थायी उत्तक हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एक एक करके हम उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। उनकी पहचान बताई जाएगी, उनके काम बताए जाएंगे कि क्या क्या ये काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा या फिर मृदोत्तक की। तो जो पैरेन्काइमा है, अब ये तो सभी ने पढ़ा है कि जितने उत्तक हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जो कोशिकाएं हैं वो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए और एक जैसे काम करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समूह बना लेती हैं और उस समूह को उत्तक कह देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ जो पैरेन्काइमा उत्तक को बनाएंगी वो कोशिकाएं भी एक जैसी होंगी, एक जैसा काम करेंगी। तो इसके जो पॉइंट्स बनते रहेंगे, पॉइंट्स में बात हो जाती है कि पैरेन्काइमा उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। यानी सजीव कोशिकाओं से ये मिलकर बने होते हैं, और जो कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी तभी समूह बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन कोशिकाओं के बीच में अगर जगह बन जाए तो ऐसा उत्तक पैरेन्काइमा उत्तक होगा। कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो क्योंकि कोशिकाओं के बीच में हमने लिखा कि रिक्त स्थान है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी कोशिका भित्ति होगी, अब कोशिका की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोशिका भित्ति भी है, उसके बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहेंगे। तो जो कोशिका भित्ति होगी इनकी पतली होती है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि क्या काम क्या रहता है इनका। जो भोजन का भंडारण है वो इस उत्तक के द्वारा होता है। जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं, रेजिन है, गोंद है, वो इस उत्तक के द्वारा वो कार्य भी यही उत्तक करेगा। तो भोजन के भंडारण में और रेनिन बोलें, गोंद बोलें, आदि पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। इसी के चित्र के हिसाब से अगर हम दिखाएं तो जैसे कोशिका है, एक समान कोशिकाओं का समूह बनेगा, तो ये जो कोशिकाएं जुड़ेंगी आपस में तभी एक ग्रुप बनेगा, और ग्रुप के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक उत्तक है। तो आप देखते हो कि इनके बीच में जो है वो जगह बची हुई है, इस गैप के कारण ही रिक्त स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में। और जो रिक्त स्थान है वो इस वजह से भी रहेगा क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति की होती हैं। तो ये पैरेन्काइमा की मुख्य बातें हो गई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कोलेनकाइमा की।
तो जो दूसरा उत्तक रहेगा सरल स्थायी उत्तक में वो होगा कोलेनकाइमा, जो कि पेड़ पौधे को में लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है। लचीलेपन के साथ साथ दृढ़ता भी प्रदान करेगा। अब आप पत्ते को देखते हो, उसको आराम से मोड़ा जा सकता है, तो वो सॉफ्ट रहता है। लचीलापन जो होगा वो इस उत्तक के कारण होता है। अब इस उत्तक में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये लचीलापन रहेगा, क्या क्या गुण धर्म रहेंगे और कैसे पेरेन्काइमा से थोड़ा अलग रहेगा, क्या काम करेगा। अभी हमने बताया कि लचीलापन करता है। पेड़ पौधे के भिन्न भिन्न भागों में या पौधे के अंदर ही लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होने वाला उत्तक कोलेनकाइमा है। तो इसका पहला पॉइंट यही रहेगा कि इसकी भी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, और जो कोशिकाओं के बीच में, दूसरा कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान कम होता है। अब पेरेन्काइमा में हमने बोला था कि होता है अच्छी तरह, इसमें कम होता है। और जो विभज्योतक के अंदर हमने बात की थी कि कोशिकाओं में विभाजन रहता है, तो वहां रसधानियां नहीं मिलेंगी, यहां रसधानियां होती हैं। तो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान अगर कम रहेगा, उसी के कारण क्या रहेगा, वो लचीलापन भी रहेगा। और जो भित्ति है इसकी, कोशिका भित्ति, वो पतली भी होती है और या ऐसे बोल दें कि इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। किससे मोटी होती है? पेरेन्काइमा उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उससे मोटी होती है। लेकिन अगर स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की बात करें तो उनसे पतली होती है। और इसका काम क्या रहेगा? अभी बताया है कि यह लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है, साथ में दृढ़ता प्रदान करता है कि जो भाग लचीला है वो ऐसा भी ना है, नहीं है कि वो तुरंत टूट जाए। पौधे के भागों को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। कहाँ मिलेगा? पत्तियों में और तने के अंदर। जो टहनियाँ वगैरह हैं तो वो तने का ही भाग है, तो वहाँ पाया जाता है। तो ये आ जाएगा कोलेनकाइमा की पहचान हो जाएगी और उसके काम हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा करते हैं स्क्लेरेन्काइमा कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो, अब उसका नाम भी लिखा हुआ है साथ में, दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक का मतलब क्या होगा कि दृढ़ता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आपने नारियल के रेशे भी देखे हुए हैं। अब नारियल का जो बाहरी आवरण उतारा जाता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो वो किसके? इस स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का बना होता है, इसलिए होता है। आपने बीज देखे हैं बहुत से, और वो बीज का बाहरी आवरण जो होता है कई फलों के अंदर, वो बहुत कठोर होता है। उसमें भी क्या रहेगा? इसी उत्तक का रोल रहेगा, मुख्य काम रहेगा। और ये वो जो बाहरी आवरण है वो इसी उत्तक से बना होता है, इसलिए इसका नाम दृढ़ोत्तक बोला है। अभी जो कोलेनकाइमा की बात की, जैसे अब तीसरे की बात करें स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले पहचान की बात करें, इसकी जो कोशिकाएं होंगी, क्योंकि दृढ़ता प्रदान कर रहा है, मृत कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जिनके समूह से यह उत्तक बनेगा मृत होती हैं। विभाजन की क्षमता तो पहले ही खत्म हो जाती है कोशिकाओं के अंदर, तभी स्थायी उत्तक बनते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो कोशिकाएं मृत हैं वो आपस में सटी होती हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता।
कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान नहीं होता। तीसरा, जो कोशिका की भित्ति होती है वो मोटी होती है और लिग्निन की बनी होती है। चौथे में हम इसको कह सकते हैं काम बताने हैं। क्या काम करता है? दृढ़ोत्तक नाम लिखा हुआ है कि पौधे को दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सक्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक की बात हो जाएगी। तो ये हमने तीनों जो स्थायी उत्तक में पहला रहेगा सरल स्थायी उत्तक, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। और अगर थोड़ा सा इनका चित्र भी देख लिया जाए कि हमने अभी बताया आपको हमने पैरेन्काइमा बनाया कि जो कोशिकाओं के बीच है वो रिक्त स्थान अलग ही पता लग जाएगा कि रिक्त स्थान बना हुआ है। दूसरी जो कोशिकाएं बताई वो बाहरी आवरण इस टाइप में, ये जो भित्तियां हैं ये मोटी रहेंगी किससे? पैरेन्काइमा से, और रिक्तिका होती है और केंद्रक होता है। तो इसमें थोड़ा रिक्त स्थान रहेगा, लेकिन जो भित्ति है वो सक्लेरेनकाइमा को दिखाएगी। ऐसे ही सभी कोशिकाओं में रिक्तिका और केंद्रक होता है। ये रहेगा कोलेनकाइमा, ये रहेगा पैरेन्काइमा, और सक्लेरेनकाइमा में जो भित्तियां होंगी वो बिल्कुल कोशिका आपस में संगठित रहेंगी। मोटी कोशिका भित्ति रहेगी और मृत कोशिकाओं का ग्रुप बना होता है। सक्लेरेनकाइमा। तो कोशिकाओं के बीच में अगर रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं है, मृत कोशिकाएं हैं तो सक्लेरेनकाइमा, अगर जीवित कोशिकाएं हैं तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। लेकिन यहाँ भित्ति पतली होती है, ये थोड़ी भित्ति इससे मोटी होती है और गैप कम होता है, इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। इस तरह हम तीनों के बीच में, या ये कहें कि सरल स्थायी उत्तक का जो संक्षिप्त वर्णन है वो दिखाया है इसमें कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और सक्लेरेनकाइमा क्या होता है। अगले लेक्चर में हम जो जटिल स्थायी उत्तक हैं और वो क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके भाग में उनके बारे में पढ़ेंगे।